नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। एज इट इज इस टाइप का आपका पेपर आएगा। बिल्कुल पेपर पैटर्न इस तरह से रहने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इसमें से सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम खंड ए पर चलते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जिससे आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो पेपर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खंड ए को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चालकता है। अब दोस्तों, चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है। चालकत्व का व्युत्क्रम, चालकत्व का व्युत्क्रम, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो ये चालकत्व होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एक मात्रक का क्वेश्चन 100% आपको आने वाला है। इसलिए आप चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सभी के मात्रक, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, सबके मात्रक आप जरूर देख के जाएं। 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फैराडे के नियम है, कोलराउस का नियम है, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि का मात्रक आपका हो जाएगा। और प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि जो हैं, इन कोटियों से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें अपन तो अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में आपसे अंतर पूछे जा सकते हैं। आर्यनीय समीकरण पूछा जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछ सकते हैं। या छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। a+2v=c, इसके लिए अवकलित वेग समीकरण लिखिए। इस टाइप का आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। आर्यनीय समीकरण से संबंधित एक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, ये जरूर पढ़ के जाएं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्राफ जरूर इस चैप्टर से देख के जाएं, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार आने के चांसेस रहते हैं। देखो, जैसा कि मैं कह रहा था, आर्यनीय क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है आपका। आर्यनीय समीकरण है तो आर्यनीय समीकरण होता है k बराबर a⁻−EA/RT। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो दोस्तों, मैग्नेटाइट आपका लौह अयस्क होता है। तो आप यहाँ पर अयस्कों को देख लें। एल्यूमिनियम के अयस्क, जिंक का अयस्क, आयरन के अयस्क, इनको आप अच्छे ढंग से देखकर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना है। गैलेना दोस्तों PbS को कहा जाता है। K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो दोस्तों, पोटेशियम का हमेशा +1 होता है। 3 पोटेशियम तो +3 हो जाएगा। जिसका निकालते हैं उसको X मानते हैं। Cn का -1 होता है। 6 Cn का -6 हो जाएगा, बराबर में 0। X बराबर यहाँ पर आपका +3 आने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्लीय है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दे रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पर फिनॉल पर जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब इसने एक बार ऑर्थो पर जोड़ रखा है, एक बार पैरा पर जोड़ रखा है और एक बार मेटा पोजीशन पर इसने नाइट्रो ग्रुप जोड़ रखा है। अब नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पोजीशन पर जुड़ता है तो नाइट्रो ग्रुप पर तो केवल -I प्रभाव लगता है, जबकि ऑर्थो और पैरा पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्थो स्थिति पर NO2 है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल इज द मोर एसिडिक देन अदर। तो इसका सही आंसर होगा आपका सही ऑप्शन, पैरानाइट्रोफिनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का जलपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, स्टार्च का जब जलपघटन करते हैं तो ग्लूकोज अंत में इकाई के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेनॉन किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है? तो पेंटेनॉन समावयवता आपकी प्रदर्शित करता है, देखो, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब क्रियात्मक समूह समावयवता, पेंटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है आपका? एल्डिहाइड, कीटोन। और कीटोन का क्रियात्मक समूह समावयवी आपका एल्डिहाइड होता है, जो बड़े आराम से ये दर्शा देगा। पेंटेनॉन की जगह पेंटेनएल्डिहाइड से जरूर लिखा जा सकता है, पेंटेनल। मध्यवयवता, अब मध्यवयवता में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कहीं पर भी इसको, जैसे सेकंड नंबर पर कीटोन समूह है तो इसको थर्ड नंबर पर खिसकाया जा सकता है। तो ये मेटामेरिज में यानी मध्यवयवता भी शो कर देगा। श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। 5 कार्बन की तो ये है ही है, 4 की जा सकती है। तो इसमें उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप अभिक्रिया की
अनुसंख्यता आप फिल कर दोगे, तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता इसका सही आंसर होगा। धातु के निष्कर्षण में विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है, तो कॉपर धातु का जो निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर XeF2 में संकरण है। तो दोस्तों Xe में परमाणु क्रमांक, आप Xe का जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। अब 6 के लोन पेयर आपके कितने बचे? 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर और 2 जुड़ने वाले परमाणु 5 से आपका हो जाएगा sp3d संकरण, और 3 लोन पेयर sp3d, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी आपकी? देखिए आकृति यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? फिनॉल के ऑर्थो स्थिति पर COOH आप लगा दोगे। अब सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम NaOH + CaO, ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या होता है? CO2 समूह हट जाता है, यानी कि विकार्बोक्सिलीकरण होता है। तो इस अभिक्रिया में फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं, और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। छद्म कोटि अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अनुसंख्यता और कोटि में अंतर पाया जाता है। अभिक्रिया तो प्रथम कोटि को फॉलो करती है, पर अनुसंख्यता उसकी 1 से ज़्यादा होती है। इसमें जैसे जल के अणु अभिक्रिया में आधिक्य में लिए जाते हैं, जो इनका प्रभाव बहुत कम होता है, आधिक्य में होने के कारण इनको अभिक्रिया के वेग में काउंट नहीं किया जाता है। चैल्कोजन किसे कहते हैं? वर्ग संख्या 16 के तत्वों को चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 16 के तत्व लगभग अयस्क बनाने की प्रवृत्ति होती है इनकी, इस कारण इनको चैल्कोजन या कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा? दोस्तों वैसे तो इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में फिनोप्थिलीन रंजक का निर्माण होता है, पर ये तुम्हें नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से इसमें आप ट्रिक याद कर सकते हो, OMSGAP, ओम्स गैप। O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, जिसका सूत्र होता है COOH। अब इसका IUPAC नाम आप बनाओगे तो 2 कार्बन से तो आपका क्या हो जाएगा? एथ, सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन, और पीछे 1 और 2 दोनों नंबरों पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,2 डाई ओइक एसिड भी लिख, ओइक एसिड। अब मेलोनिक एसिड, S मतलब सक्सोनिक, G मतलब ग्लूटेरिक, A मतलब एडिपिक, और P मतलब पामेटिक। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे इसमें एक CH2 ग्रुप आप जोड़ते जाओगे। जैसे आपको एडिपिक का सूत्र बनाना है तो ऑब्जेलिक में तो एक भी CH2 नहीं है, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक 4 CH2 बीच में लगा दोगे, जैसे COOH, CH2 का होल 4 और नीचे फिर से COOH। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला बना दोगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देते? तो दोस्तों एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि एनिलीन जो है जैसे ही AlCl3 के साथ अभिक्रिया करता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है। अब AlCl3 के साथ क्रिया करने पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये लवण का फॉर्मेशन करता है। इस कारण ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड उन इकाइयों को कहा जाता है जो आगे जल अपघटित नहीं होती हैं और छोटी इकाइयों में नहीं टूटती हैं, वो इकाई आपकी मोनोसैकेराइड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में A तथा B को पहचानिए। दोस्तों फर्स्ट अभिक्रिया में यहाँ पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसका जल अपघटन हो रहा है, तो फर्स्ट अभिक्रिया में ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा, और दूसरी अभिक्रिया में 413 केल्विन ताप पर इसका निर्जलीकरण हो रहा है और ये ईथर का निर्माण आपका यहाँ पर कर देगा, CH3CH2O CH2CH3। लेकिन यदि ये 413 की जगह 443 टेम्परेचर होता है यहाँ पर केल्विन में, तो ये फिर से आपका एल्कीन ही बन जाता, एथीन बन जाता। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया, जो 413 और 443 केल्विन ताप पर होती है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण की अभिक्रिया और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। आप इसे जरूर देख के जाएं, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण और एक एल्कोहल की अभिक्रिया जब कॉपर के साथ की जाती है तो वहाँ पर उस अभिक्रिया को भी आप जरूर देख के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से ये अभिक्रियाएँ आती हैं, जो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सभी अभिक्रियाओं को देखें, आपके सिलेबस में 4 या 5 अभिक्रियाएं दे रखी हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब बे पार्ट पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन के पर। बे पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर स्तंभ A तथा B का मिलान कीजिए। देखो एस्प्रिन, एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा होती है, तो पीड़ाहारी दवा में ये आ जाएगी।
पेनिसिलिन दोस्तों एक जीवाणुनाशी प्रकार की औषधि होती है। एरिथ्रोमाइसिन एक जीवाणुरोधी प्रकार की औषधि है आपकी। नॉरएथिंड्रोन ये दोस्तों एक प्रतिजनन क्षमता वाली औषधि होती है। वैलियम एक आपका प्रशांतक दवा हो जाएगी और टर्फेनाइडिन प्रतिहिस्टामिन दवा हो जाएगी। इस तरह से ये सब का मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है, जैसे ही हम एफ ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाते हैं तो एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या आकार बड़ा होता है, और एफ ब्लॉक के तत्वों का आकार बड़ा होने के कारण परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल के मानों में वृद्धि होती है और साइज इनकी छोटी हो जाती है। तो लेंथेनाइड संकुचन इसे कहा जाता है। अब लेंथेनाइड संकुचन के कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइड संकुचन यहाँ पर लगते हैं, और इसके 3 कारण इसमें पड़ जाते हैं, जैसे कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर हो जाता है, हाइड्रोक्साइडों की इनकी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों पहला यहाँ पर दिया हुआ है, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाते हैं। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ की जाती है तो एक तो आप फिनॉल का होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक तो Br आपका लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक Br को आप लगा दोगे पैरा पोजीशन पर। इस तरह से ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एथेनॉल को Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुजारने पर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से दोस्तों ये यहाँ पर, जब भी अपन CH3CH2OH जैसे इसकी अभिक्रिया हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है क्योंकि इसमें 273 जोड़ोगे तो ये 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया हो जाएगी। और इस अभिक्रिया को जब कॉपर की उपस्थिति में करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल लें तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यदि एल्कोहल 2 डिग्री ले लिया जाए तो 2 डिग्री लेने पर यहाँ पर क्या होगा, कीटोन का निर्माण होता है। और 3 डिग्री ले लेते हैं तो विलोपन अभिक्रिया के दौरान एल्कीन का निर्माण होता है, ना कि एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर आप देख कर जाएं इस अभिक्रिया को। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कीजिए। दोस्तों फिनॉल की जब जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वेंजीन का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बनिक यौगिक A सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यह आइडोफॉर्म परीक्षण भी देता है। ऑक्सीकरण से अणुसूत्र C2H4O एल्डिहाइड देता है। यौगिक A का नाम बताइए और रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों यौगिक A आप यहाँ से देखें C2H4O यानी कि ये बन गया आपका CH3CH2O एल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीकरण हुआ जब ये एल्डिहाइड बनाता है, इसका मतलब ये एल्कोहल था, क्योंकि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये A आपका हो जाएगा एल्कोहल CH3CH2OH। अब चूंकि एल्डिहाइड में जिसमें मैथिल कीटो समूह पाया जाता है वो आइडोफॉर्म अभिक्रिया दे देता है और CHI3 का निर्माण कर लेता है। तो A आपका क्या हो जाएगा, एक एथेनॉल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, मुक्तमूलक बहुलीकरण क्रियाविधि। मुक्तमूलक बहुलीकरण क्रियाविधि परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसे आप अपनी बुक में से देखें, बहुलक वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। नायलॉन 66 दोस्तों पॉलीमर चैप्टर में से आप 1 लाख इकाइयाँ जरूर देख के जाएं। 1 लाख इकाई जरूर पूछी जाएगी आपसे, और बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, यहाँ से आपको 3 नंबर पूरे में से पूरे मिल सकते हैं। नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संयोग से बनता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये नायलॉन 2 आपका ग्लाइसिन के संयोग से बनता है। और पॉलीमेथिल एक्रिलेट ये आपके सिलेबस में है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनाशी प्रशांतक विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणु। तो दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन में आप एक कृत्रिम जो मधुरक आपके दे रखे हैं वहाँ से सैकरीन का IUPAC नाम आप जरूर देख के जाएं। सैकरीन की संरचना और IUPAC नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में 7-8 औषधियाँ दे रखी हैं उनमें से प्रशांतक औषधियाँ मानसिक रोगों के इलाज में जो काम में आती हैं, या फिर पीड़ाहारी औषधियाँ स्वापक और अस्वापक, इन औषधियों में से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाला है। तो इन औषधियों को आप अच्छे ढंग से देख कर जाएं। अपमार्जक दे रखे हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन, तीनों ही अपमार्जकों के एक एक उदाहरण और सूत्र आप जरूर देख कर जाएं। LiCl की संरचना F केंद्र के कारण गुलाबी होती है, NaCl की पीली हो जाती है। ZNO किस प्रकार का धातु आधिक्य दोष है, जहाँ पर धनायन रिक्तिका में पहुँच जाते हैं और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है सरल घनीय धातु के क्रिस्टलन की संकुलन दक्षता। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से आपके एवएसएड और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन तो आपसे पॉइंटों को जोड़ जोड़ कर, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन, इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन बढ़ा कर दिया जाएगा और 1.5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। या तो आपसे संकुलन दक्षता पूछी जाएगी या फिर एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष में अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, एफ केंद्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बैंड थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप ज़रूर इनको देख के जाएँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिमांक आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर शॉर्टकी और फ्रैंकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था। हिमांक अवनमन दोस्तों सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से आप मोलरता मोललता इनके मात्रक और सूत्र जरूर देख कर जाएं, जितनी भी यूनिट आपकी दे रखी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर राउल्ट के नियमों को देख कर जाएं, आदर्श और अनादर्श विलयन के एक एक एग्जाम्पल आप जरूर देखें। और एक परासरण दाब का क्वेश्चन पाई बराबर CRT, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हो सकता है इसी में दे रखा हो, जैसे 14 का वी क्वेश्चन इसी पर पैटर्न पर दे रखा है, ये आप जरूर देखें। प्रतिलोम परासरण, परासरण दाब, इनकी परिभाषा देखें। और 100% जो क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके अनुसंख्यक गुणधर्मों में से जो किताब में बीच में आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उन न्यूमेरिकलों को जरूर एक एक करके जाएं, क्योंकि अनुसंख्यक गुणधर्मों में से आपका क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। और एक क्वेश्चन वांट हाफ गुणांक का आपका आने के चांसेस रहते हैं। वांट हाफ गुणांक में आप आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे NaCl 2 में टूट जाता है, AlCl3 4 में टूट जाता है। तो जैसे जैसे वियोजन की दर बढ़ेगी वैसे वैसे अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर का क्वेश्चन आप जरूर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर संक्रमण धातुएं प्रबल धात्विक बंध बनाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर NS के साथ साथ N-1D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी बंधन में भाग लेते हैं। इस कारण ये प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करती है। अंतराकाशी यौगिक छोटे आकार के हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे कण जब अंतराकाशी स्थान यानी खाली स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तो इस कारण ये धात्विक अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अंतराकाशी यौगिक सामान्य धातुओं की तुलना में प्रबल होते हैं और ये कुछ बोराइडों से भी कठोर हो जाते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों आप क्रोमाइड, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, मैग्नेट इनकी संरचना जरूर देख लें, इनका संकरण जरूर देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्वों में एफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपका Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, किसी का चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछ सकता है। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, इनकी कणन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट डैनियल सेल की संरचना। तो दोस्तों सेलों में आप सेल अभिक्रियाएं जरूर देख कर जाएँ थोड़ी सी। इसके अलावा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, नर्नस्ट इक्वेशन, कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मूलर चालकताओं की जो किताब में न्यूमेरिकल दे रखे हैं आप जरूर उनको देख कर जाएँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका फैराडे के नियमों पर भी किताब में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आप कर लें। फैराडे के नियम बहुत सिंपल हैं, 2 नियम हैं, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका 17वां क्वेश्चन, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से दिया हुआ है। उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर से फिक्स आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका एक IUPAC नाम जरूर पूछा जाएगा, एक संकरण वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एक समावयवता वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको आप जरूर देख कर जाएँ। अगला आपके ऑर्गेनिक वाले पार्ट में दे रखा है बेंजीन से एनिलीन। तो दोस्तों बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए आप पहले बेंजीन का नाइट्रीकरण कर दें। जैसे ही बेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। फिर SNHCl या FeHCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कर दोगे तो ये एनिलीन में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। ऐसे ही बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन, इसी अभिक्रिया को आप आगे बढ़ाकर 2 मोल CH3Cl के साथ अभिक्रिया करवा दो। और तीसरा दे रखा है ClCH2Cl हेक्सेन से 1,6 डाई एमीन। तो यहाँ पर पहले इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे 2 मोल KCN के संग, जैसे CN लग जाएगा और CN का पूर्ण अपचयन कर दोगे तो दोनों साइड आपका एमीन बन जाएगा। बुक का आपका क्वेश्चन है, एज इट इज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों सोने के कोलाइडी विलयन बनाने की विधि लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर से आप कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधियाँ, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की जो विधियाँ, वहाँ से अपोहन विधि या फिर अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। कोलाइडों के निर्माण की विधि आप देख लें। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं इनको देख लें। इमल्सन या पायस क्या होते हैं, इमल्सन
पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या तीसरा पदार्थ मिलाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। टिंडल प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछा जाता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपसे अंतर पूछे जा सकते हैं, और अधिशोषण पर या XYM जो मात्रा है उस पर दाब के प्रभाव को समझाने वाला वक्र आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है दोस्तों SN1 और SN2 अभिक्रिया 100% में लिखकर आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन मिलने वाला है SN1 SN2 से। इसके अलावा इसके 4 एग्जाम्पल हैं कि जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया जैसे RCl की अभिक्रिया में यहाँ पर KCN से करवा दूँ, RCl की अभिक्रिया AgCN से करवा दें, या RCl की अभिक्रिया KNO2 से करवा दी जाए, या फिर RCl की अभिक्रिया AgNO2 से करवा दी जाए। ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ज़रूर देख लें। पहली रिएक्शन में आपका एल्किल साइनाइड बनेगा, दूसरे रिएक्शन में एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों CN दाता परमाणु है, दोनों ही उभयतंतुक लिगेंड है ये, और C और N दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं। KCN आयनिक होता है, AgCN से संयोजक। इसी प्रकार KNO2 और AgNO2 से क्रिया करवाओगे तो RCN की अभिक्रिया KNO2 से करवाने पर नाइट्राइट बनता है RONO, जबकि AgNO2 से करवाने पर RNO2 बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं 4, इनको आप ज़रूर देख कर जाएं। ऐसे ही हम आपको 4 सेट प्रोवाइड करवाएंगे और चारों सेटों को आप हमारे साथ ज़रूर पढ़ें। आपका लगभग 56 में से 45 और 46 नंबर का मैटर हमारे चारों वीडियो में से आपको ज़रूर मिल जाएगा, विद गारंटी मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।